कम है और इसका प्रभावी रेंज जो 500 मीटर है। तो ये रेंज याद रखेंगे, कभी कभी पूछता है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि हमारे यहाँ एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक थे, काफी फेमस, ये राशिद खान इनका नाम है। इनका निधन हो गया, ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, ठीक। और इनको जो है 2006 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पद्मश्री तथा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अब ये डेट याद रखना और ईयर याद रखना जरूरी है, क्योंकि नाम देकर वो पूछ देते हैं कि किस वर्ष सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो आप याद रखेंगे कि 2006 में इनको मिला था पद्मश्री, ठीक। उसके बाद 2022 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है और साथ ही बंगाल सरकार के द्वारा इनको बंगाल विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है, क्योंकि ये बंगाल के थे और काफी फेमस थे शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। तो इनको बंगाल गवर्नमेंट इनको बंगाल विभूषण से भी सम्मानित की थी। तो ये सारे पुरस्कार याद रखेंगे क्या क्या इनको मिला है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि गुजरात में मतलब हर वर्ष वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाता है। तो इस बार जो है 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन आज यानी 10 जनवरी को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसका जो थीम है वो है गेटवे द फ्यूचर, ठीक। तो ये थीम याद रखेंगे, थीम भी अक्सर पूछ देते हैं ये लोग कि समिट का थीम क्या है। तो 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का थीम है गेटवे द फ्यूचर, ठीक। और ये इसके पहले यानी कि 9 जनवरी को पीएम द्वारा ही ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया गया है, ठीक। ये भी याद रखेंगे कि 9 जनवरी को ट्रेड शो का उद्घाटन किया गया पीएम के माध्यम से। और ये ट्रेड शो के उद्घाटन के दौरान मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जासिंटो एनयूसी, ठीक है। उसके बाद तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति हैं जोस रामोस, ये उपस्थित रहे थे। तो ये दोनों जो शीर्ष नेतृत्व है कंट्री का और उपस्थिति इनकी रही है वहां पे, तो ये याद रखेंगे, क्वेश्चन इससे हो सकता है बनाएंगे लोग, ठीक है। और ये जो ट्रेड शो का उद्घाटन किया मोदी जी ने, उसी के दौरान इन्होंने द समिट ऑफ सक्सेस कूलेस्ट पोटेंशियल ऑफ गुजरात नामक ई कॉफी टेबल बुक और प्रथम जो सम्मेलन हुआ था इसका वाइब्रेंट गुजरात का, उसके याद में 20 रुपए का स्टाम्प सिक्का, ठीक है, स्मारक सिक्का सॉरी, और स्टाम्प पेपर भी जारी किया गया है। तो याद रखेंगे कि क्या क्या जारी किया गया है मोदी जी के द्वारा ये ट्रेड शो के उद्घाटन के दौरान, और किन की उपस्थिति रही है इस ट्रेड शो के उद्घाटन के दौरान, वो भी दोनों नाम काफी इंपॉर्टेंट है, उसे क्वेश्चन बनेगा। साथ ही ये जो 10वां वाइब्रेंट समारोह हो रहा है गुजरात का, ठीक है, तो इसके जो मुख्य अतिथि के रूप में जो निमंत्रित थे वो थे यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना होगा, किसको किसको किस किस शो में उपस्थिति थी किनकी, वो भी याद रखना होगा। साथ ही मोदी जी द्वारा क्या क्या उद्घाटन किया गया वो भी याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि एप्पल द्वारा 2023 में जनवरी से दिसंबर तक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन तैयार किए गए। यानी जो एप्पल कंपनी है वो 1 लाख करोड़ रुपए की मोबाइल यहाँ पे का प्रोडक्शन की है। साथ ही इसमें से 65,000 करोड़ रुपए के जो उत्पाद जो वो किए थे मतलब प्रोडक्शन किए थे उसका निर्यात किया गया है। तो ये बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है इकोनॉमिक रूप में इंडिया के लिए। तो ये दिखा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट मोबाइल स्मार्टफोन के क्षेत्र में जो पीएलआई लेकर आई है वो किस तरह से इफेक्टिव साबित हो रहा है, सही मतलब जा रहा है, ठीक है। तो इसका यूज आप इकोनॉमी सेक्शन में करेंगे मेंस में, ठीक है, वहां दिखाएंगे इसको, और हो सकता है इस पे क्वेश्चन भी बन जाए। और एप्पल का जो प्रोडक्शन है चाइना में कंटिन्यू घट रहा है और इंडिया में कंटिन्यू ये बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि क्रेडाई लाइसिस फोरास है एक, इन्होंने डेटा एनालिटिक कंपनी है कि लाइसिस फोरास, उसके साथ मिलकर वाराणसी में आयोजित न्यू इंडिया समिट में एक रिपोर्ट पेश किया गया, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण 2036 तक भारत में अतिरिक्त 6.4 करोड़ मकान की आवश्यकता होगी, ठीक है। और इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2018 में भारत में 2.9 करोड़ मकानों की कमी थी। यानी ये टोटल दोनों मिला देंगे यानी 6.4 करोड़ अतिरिक्त मकान और जो कमी थी 2.9 करोड़ मकान, ठीक है। अगर ये दोनों को मिला दे तो भारत में 2036 तक टोटल 9.3 करोड़ जो घर का डिमांड है वो बढ़ेगा। तो ये काफी रेपुटेड ये फोरम है, उसके द्वारा ये डेटा आया है, तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो ये याद रखेंगे, दोनों को अलग अलग डिवाइड करके याद रखेंगे और टोटल याद रखेंगे।
साथ ही ये भी देख लेंगे कि क्रेडाई जो है उसके जो अध्यक्ष है बोमन ईरानी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि झारखंड मंत्रिमंडल का कल बैठक हुआ था, उन्होंने उनके मंत्रिमंडल के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है। उस डिसीजन में ये लोग ये मतलब बताए हैं कि अगर कोई भी झारखंड के सीबीआई हुआ, अगर वो लोग वहां के ऑफिसर्स को सम्मन भेजते हैं, डायरेक्ट बुलाते हैं, तो वो लोग अब वहां पे रिपोर्ट नहीं करेंगे। पहले वो गवर्नमेंट को सूचना देंगे, गवर्नमेंट जो मतलब सचिवालय है एक समिति की गठन करेगी, उस पर अपना मतलब वो लोग जांचेंगे परखेंगे, उसके बाद अगर परमिशन देंगे तब वो ऑफिसर जो है उस एजेंसी के पास जाएगा अपना पक्ष रखने। तो एक यूनिक केस हुआ है, ये एक यूनिक घटना है ये, तो इसको याद रखेंगे कि किस गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह का डिसीजन लिया गया है। साथ ही यहाँ की जो गवर्नमेंट है यानी झारखंड जो गवर्नमेंट है, उन्होंने बताया है कि कोई भी बाहरी एजेंसियां अगर उनके किसी भी विभाग से संबंधित अगर दस्तावेज की मांग करती है तो वो भी डायरेक्ट उनको नहीं दिया जाएगा, उसके लिए भी वो दस्तावेज को भी एक समिति के माध्यम से जांचा परखा जाएगा, तब उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला केस है इंडिया में, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि भारत की एक पर्वतारोही है सविता कंसावल, इनको मरणोपरांत राष्ट्रपति के द्वारा तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये जो पर्वतारोही थी सविता, ये 2022 में उत्तरकाशी जिले की एक चोटी फतह करने के लिए गई थी और वहां पे एवलांच आने की वजह से इनकी मौत हो गई थी, तो ये भी याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि बीसीसीआई ने भारतीय टीम के घरेलू सत्र 2024-26 के लिए कैंपा और एटमबर्ग टेक्नोलॉजी को आधिकारिक साझेदारी बनाया है। यानी 2024-26 के दौरान जो भी घरेलू स्तर पर जो क्रिकेट मैच होंगे, तो उसके लिए जो है आधिकारिक साझेदार है वो कैंपा है और एटमबर्ग टेक्नोलॉजीज है। ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे, हो सकता है पूछ दे। उसके बाद देखते हैं कि फुटवियर कंपनी इंडस्ट्री है, उसका एक डाटा एक रिपोर्ट जारी किया गया फुटवियर कंपनी के द्वारा, तो उसमें बताया जा रहा है कि फुटवियर का जो भारतीय कारोबार है 2.6 अरब डॉलर का है वर्तमान में। ठीक है, ये 2030 तक बढ़कर 90 अरब डॉलर हो जाएगी। ठीक, तो इसको याद रखेंगे, ये पीटी का फैक्ट है, बन सकता है, या इसको मेन में भी जाकर मेन में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फुटवियर में भी पीएलआई स्कीम लागू की है गवर्नमेंट ने। साथ ही आप लोगों ने देखा होगा कि कल परसों मैंने बताया था कि 11 फोकस सेक्टर का सिलेक्शन किया है, उसमें फुटवियर भी एक शामिल है। तो जब से ये स्कीम इसके लिए चालू किया गया है इस इंडस्ट्री के लिए, तब से इसका ग्रोथ हो रहा है कंटिन्यू, तो वही यहाँ पे डेटा के रूप में प्रकाशित किया गया है। तो बताया गया है कि वर्तमान में फुटवियर उद्योग का जो टोटल यहाँ पे कारोबार है वो 2.6 अरब डॉलर है, जो 2030 तक बढ़कर 90 अरब डॉलर तक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें बताया गया है कि फुटवियर के वैश्विक उत्पादन में भारत की जो हिस्सेदारी है 13% है, बट निर्यात में जो वैश्विक रूप से जो निर्यात होती है उसमें भारत की हिस्सेदारी मात्र 2.2% है। तो ये सारे डेटा आप याद रखेंगे, या पूछ भी सकता है। और इसी में रिपोर्ट में बताया गया है कि फुटवियर इंडस्ट्री में एमएसएमई की हिस्सेदारी 70% है। तो इसका यूज जब आप एमएसएमई से संबंधित तो अगर क्वेश्चन डील करेंगे तो भी वहां पे दे सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर जो है किस तरह से फुटवियर इंडस्ट्री को मतलब बूस्ट कर रहा है और 70% भागीदारी के साथ उसके डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फुटवियर इंडस्ट्री यानी सीफी है, इन्होंने बताया है कि वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति 1.7 जोड़ी फुटवियर की खपत होती है। तो ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया गया है कि एक भारतीय जो है एक वर्ष में 1.7 जोड़ी फुटवियर परचेज करते हैं या पहनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं। इसमें देखते हैं कि चीन द्वारा 9 जनवरी को एक उपग्रह लॉन्च किया गया है। ठीक है, वो सिचुआन जो प्रांत है उनका, वहां के चियांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के माध्यम से आइंस्टीन प्रोब यानी ईपी नामक एक सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया है। और ये जो सैटेलाइट है उसका जो आकार है वो लोटस के समान है, और ये ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए उन्होंने लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे इसका शेप लोटस के आकार का है, तो हो सकता है पूछ दे, और इसका नाम आइंस्टीन प्रोब है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने बताया है कि 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है उसकी वृद्धि केवल 2.4% रहेगी, 2023 में 2.6% थी। इसका कारण है वही जो अभी वर्तमान में जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जो हो रहा है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन प्रभावित है,
कच्चे तेलों का दाम बढ़ रहा है, तो वही सब रीजन की वजह से इन्होंने अनुमान जो वृद्धि दर है उसको घटाया है, उसको घटाकर 2.4% कर दिया गया है। और वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह का जो भी रिपोर्ट आता है तो उससे क्वेश्चन बनाती है आयोग, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि वर्ल्ड बैंक 2024 में पूरे वर्ल्ड का जो वित्तीय मतलब विकास दर है वो मात्र 2.64% रहने का घोषणा किया है, ठीक है। इसी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने बताया है कि चीन का जो वृद्धि दर है 2024 में 4.5% रहेगा, जबकि 2025 में इसका जो वृद्धि दर है 4.3% हो जाएगा। तो ये भी पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन में, तो याद रखेंगे। उसके बाद इन्होंने बताया है कि यूरो मुद्रा साझा करने वाले जो 20 यूरोपियन कंट्री हैं उसका वृद्धि दर 2024 में मात्र 0.7% रहेगा। साथ ही अमेरिका का वृद्धि दर 2024 में 1.4% रहने का अनुमान लगाया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा, ठीक है। तो ये सारे डेटा आपको याद रखना होगा, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन वो लोग बनाते हैं तो उसमें सारे डेटा ये लोग दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि वर्तमान में जो वर्ल्ड बैंक है उसके जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो भारतीय मूल के हैं और उनका नाम है इंदरमीत गिल। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, तो इनके बारे में भी स्पेशली पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुछ बिहार से रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं आज का, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है, पेपर में दिया था कि हरियाणा में आयोजित हो रहे स्कूल नेशनल गेम्स में बिहार की हैंडबॉल टीम ने की जो बालिका वर्ग है उन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इसको देखा जा सकता है क्योंकि संभावना है कि बन सकती है क्वेश्चन से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में स्थित है वहां पे आयोजित हो रही ऑल इंडिया सोतो कप राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप, ठीक है। तो हो सकता है इतना बड़ा नाम ना दे के केवल पूछ दे कि सोतो कप किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे कि ये कराटे से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें जो बिहार है 6 गोल्ड जीता है, 8 सिल्वर जीता है और 29 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये टोटल याद रखेंगे आप लोग इसको कैटेगरी वाइज। साथ ही ये जो कराटे प्रतियोगिता है तो उसमें एक लक्ष्य कुमार है अपने यहाँ बिहार के, तो उन्होंने कमेटी इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। इनका खास करके जिक्र किया गया था, तो इनको याद रखेंगे, लक्ष्य कुमार है, इनका संबंध कराटे से और बिहार से है ये, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ये सोतो कप में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि गोपालगंज के हैं अंशु तिवारी, इनको जो है कल राष्ट्रपति के द्वारा तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये गोपालगंज के रहने वाले हैं और वर्तमान में वायुसेना में पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं और दिल्ली में पोस्टेड हैं। तो याद रखेंगे कि किनको तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत किया गया है, बिहार के जो है वो अंशु तिवारी है। उसके बाद देखते हैं कि बिहार के नवगठित जो खेल विभाग का जो गठन किया गया, इसका चर्चा करीब 2 दिन से हो रहा है कंटिन्यू। तो ये विभाग जो है गठित कर दिया गया है और इसके जो ये क्या बोलते हैं, ये 45वें विभाग के रूप में गठन इसका किया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पे जो नवगठित खेल विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर BG राजेंद्र को बनाया गया है। मतलब इसका जो प्रधान सचिव बनाया गया है खेल विभाग का, उनका नाम है डॉक्टर B राजेंद्र, ठीक है। ये वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव हैं और खेल विभाग का सचिव के रूप में इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो याद रखेंगे ये पूर्ण उसका मतलब अतिरिक्त प्रभार भी लिए हुए हैं ये, तो हो सकता है ये पूछ दे फंसाने के लिए। उसके बाद देखते हैं कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के जो प्रबंधक निदेशक हैं वर्तमान में महेंद्र कुमार, इनको अगले आदेश तक जो खेल विभाग है उसके निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यानी कि उसका जो निदेशक बनाए गए हैं और उसके जो सचिव बनाए गए हैं, दोनों को अतिरिक्त प्रभार के रूप में पद सौंपा गया है और दोनों का नाम याद रखेंगे और दोनों का ये किस किस मतलब जगह पे वर्तमान में वर्क कर रहे हैं वो लोग, वो भी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि राज्य में पिछले 1 साल में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग जो है वो लगभग 60% बढ़ी है, ठीक है। परिवहन विभाग के एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि 2023 में राज्य में 88,208 ई वाहन जो है वो सेल किए गए थे यहाँ पे, जो 2022 में 55,701 थी। उसके अनुसार ये लगभग 60% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये मेन में जाएगा, पीटी का तो नहीं ज्यादा लग रहा है लेकिन मेन में यूज करेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की वृद्धि कर रही है ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो पॉल्यूशन से रिलेटेड या ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप इस डाटा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अपना जो राज्य है वहाँ पे जो
परिवहन विभाग है वो 15 साल पुराने जो सरकारी वाहन है उसको ई नीलामी कर रही है और उसको स्क्रैप करने के लिए ई नीलामी कर रही है रिमाइंडर पोर्टल के माध्यम से। तो याद रखेंगे रिमाइंडर पोर्टल का संबंध जो है वो ई स्क्रैप नीति से है, ठीक है। तो इससे मतलब पूछता है तो ये पोर्टल आपको याद रखना होगा। उसके बाद देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा संशोधित अधिनियम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 18 मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है, ठीक है। ये जो मेडिकल बोर्ड गठित किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये बोर्ड जो है 9 सप्ताह से लेकर 24 सप्ताह तक के गर्भपात का अनुमति प्रदान करेगी। कोई भी अगर वैसा सिचुएशन आता है जहाँ पे मतलब इनको डिसीजन लेना होगा तो वो 9 सप्ताह से लेकर 24 सप्ताह के बीच का अगर कोई गर्भ है तो उसको गर्भपात करने की अनुमति ये मेडिकल बोर्ड प्रदान करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है पूछ दे कि जो मतलब चेंजेस किया गया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो इस पे क्वेश्चन बनी हुई है और संभावना भी है आगे बने, ठीक है। तो ये टाइम याद रखेंगे। बस आज के पेपर में इतना ही था। आप लोग बताए जरा ये DRDO द्वारा जो एक असॉल्ट राइफल का मतलब उत्पादन किया जा रहा है तो उसका नाम क्या है? बोलिए। उग्रम नाम है उसका, याद रखेंगे नाम ये, ठीक है। अब बताइए कि शास्त्रीय संगीत के गायक थे एक जिनका निधन हुआ है और कोलकाता के रहने वाले थे, उनका नाम क्या है? राशिद खान। राशिद खान, हाँ। इनको कब पद्मश्री से नवाजा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? 2006 में। 2006 और 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कौन सा मतलब पुरस्कार दी थी? इनको में मिला है पद्मश्री, पद्म भूषण और हाँ, और बंगाल गवर्नमेंट ने भी बंगाल भूषण दिया है। हाँ, बंगाल विभूषण और संगीत नाटक अकादमी 2006 में ही प्रदान किया गया था इनको। वो ईयर वाइज आपको पुरस्कार याद रखना होगा, ठीक है। फिर ये बताइए कि जो 10वां जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, तो उसका थीम क्या है? गेटवे द फ्यूचर। गेटवे द फ्यूचर। गेटवे ऑफ फ्यूचर, यस। ऑफ नहीं, हाँ। और इसके जो मुख्य अतिथि हैं वो कौन रहे? यूएई के हाँ, नाम बताइए। नाइवान मोहम्मद नाइवान करके है। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ओके। हाँ, ये जो मतलब जो समिट होगा आज से इसका उद्घाटन किया गया। इसके पहले एक ट्रेड शो का उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, तो उसमें 2 विदेशी जो कंट्री हैं उनके राष्ट्रपति मेहमान के रूप में शामिल हुए थे। तो कौन कौन सा ऐसा कंट्री है जो शामिल थे उसके प्रमुख वहां पे? एक थे तिमोर लेस्टे और मोजाम्बिक, ठीक है। ये दोनों कंट्री के हेड वहां पे उपस्थित थे। ये रोड शो का जो उद्घाटन कर रहे थे मोदी जी कल, तब वहां पे उपस्थित थे। तो इसका नाम याद रखेंगे दोनों कंट्री का, दोनों हेड का, ठीक है। अब ये बताइए कि कौन सी मोबाइल बनाने वाली कंपनी है जो इंडिया में 2023 में लगभग $100 अरब का मतलब मोबाइल का प्रोडक्शन किया है पहली बार? एप्पल। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब एक बताइए कि यहाँ पे जो क्रेडाई है उसका एक रिपोर्ट जारी हुआ है, तो उसके अनुसार 2036 तक भारत में टोटल कितने मतलब संभावना है कि वो भवनों का मांग जो है बढ़ जाए? कितने भवन का डिमांड बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा? 6.4 करोड़ मकान, ठीक है। देखिए, उन्होंने बताया है, क्रेडाई द्वारा बताया गया है कि 6.4 करोड़ जो मकान का है वो मांग बढ़ेगा, और 2018 के एक अनुमान के अनुसार 2.9 करोड़ जो है 2018 में मकानों की कमी थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज अलग अलग याद रखेंगे। 2018 में 2.9 करोड़ मकान कम था यहाँ पे भारत में, और 2036 तक ही ये 6.4 करोड़ मकान का मांग बढ़ जाएगा, ठीक। अभी बताइए कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बाहरी जो एजेंसियां होंगी उनको अपने यहाँ रोका गया है ताकि उनके इनके जो ऑफिसर्स हैं,
हाँ, झारखंड, बहुत बढ़िया। झारखंड। ठीक है, एक पर्वतारोही है जिनको मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्वे साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, सविता उनका नाम क्या है? सविता 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 कंसवाल। ठीक है, इनकी मृत्यु हाँ कहाँ पे हुई थी, किस डिस्ट्रिक्ट में हुई थी? उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में इनकी मृत्यु हुई थी? उत्तराखंड उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, उत्तरकाशी जिला। ओके ठीक है। हाँ। ये बताइए कि फुटवियर जो इंडस्ट्री है उसके अनुसार वर्तमान में भारत की फुटवियर इंडस्ट्री कितने अरब डॉलर की है? 2.6 अरब डॉलर की। ओके। अच्छा, ये बताइए कि ये इंडिया की जो फुटवियर कंपनी मतलब इंडस्ट्री है वो औद्योगिक मतलब पूरे वैश्विक रूप से जो फुटवियर इंडस्ट्री है उसमें उसका प्रतिशत कितना है? 30%। 13 13% और वैश्विक निर्यात में उसकी भागीदारी मात्र 2.2% है। 2.2। हाँ, और ये बताइए कि फुटवियर इंडस्ट्री में एमएसएमई की भागीदारी कितनी है? 1.7। 70%। 70%। 70% जो एमएसएमई है वो फुटवियर इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ओके मैम, ओके ओके। चलिए बहुत बढ़िया है। अब ये बताइए कि चाइना द्वारा एक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है, मतलब उसका नाम क्या है? ईईपी आइंस्टीन प्रोब। आइंस्टीन प्रोब। हाँ, इसका शेप किस तरह का है ये बताइए, उस पे वो हाईलाइटेड है। लोटस जैसा है। लोटस की तरह है। कमल। हाँ, ये वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी की है तो उसमें बताया गया है कि 2024 में जो वैश्विक विकास वृद्धि दर है वो कितना प्रतिशत रहने की अनुमान लगाई गई उनके द्वारा? 2.4। 2.4। और 2023 में कितना रहा था ये वैश्विक विकास दर? 2.6। 2.6। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये जो यूरो जो जारी करती है, जो यूरोपियन कंट्री है, जो समूह है, तो उसका विकास दर कितना प्रतिशत रहेगा? 1.6। 0.7। ठीक है, ये बताइए कि यूरो मुद्रा जारी करने वाले जो समूह है उसमें कितने यूरोपियन कंट्री हैं? 21 है ना यूरोपियन? 20 है, वर्तमान में 20 है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए गोपालगंज के एक पर्सन है जिनको राष्ट्रपति द्वारा तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय अंशु तिवारी क्या करते हैं वर्तमान में ये मैम वो फ्लाइट इंचार्ज, वो वायुसेना के पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर हैं। पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर। हाँ, ये बताइए जो बिहार में खेल विभाग का गठन किया गया तो उसके सचिव कौन बनाए गए हैं, प्रभार दिया गया है इनको? डॉक्टर बी राजेंद्र। और इसके हाँ निर्देशक कौन बने? इसके निर्देशक महेश कुमार। महेंद्र कुमार, सॉरी महेश कुमार में बोल रही हूँ, महेंद्र कुमार। ठीक है, ये नवगठित विभाग है तो इससे जो भी बिहार का भी एग्जाम होगा मतलब बीपीएससी के अलावा जो भी इधर होगा तो इससे ये पूछने की संभावना ज्यादा है तो इसको ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये बताइए कि बिहार में इलेक्ट्रॉनिक ई वाहनों के डिमांड जो है वो कितना प्रतिशत बढ़ा है पिछले 1 साल में? 60% बढ़ा। हाँ, और ये रिमाइंडर पोर्टल है। 88,000 समथिंग में। हाँ, बोलिए। 88,018 कुछ लेकिन 88,208 था। हाँ 88,000। हाँ 2022 23 में था ये, 2022 में 55,701 था। 55। हाँ, ये बताइए रिमाइंडर पोर्टल का संबंध किससे है? वो ई स्क्रैप रिमाइंडर का ये है कि जो 15 साल से वो सरकारी वाहन हो गया है ना, उसको स्क्रैप करने का ई नीलामी के थ्रू। नीलामी वाहन। चलिए बहुत बढ़िया। ये बताइए कि यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक अधिनियम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के तहत कितने मेडिकल बोर्ड का गठन किया है? 18। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया।
ठीक है, बस आज इतना ही रहने दिया जाए। कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो सेशन एंड किया जाए। चलिए ठीक है, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ओके, गुड नाइट।